और आज की यह वीडियो सीटेट एग्जाम स्पेशल पेडागोजी कॉन्सेप्ट जो यूट्यूब पर पहली बार एक ऐसे वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी कॉन्सेप्ट आपको बताएगी कि वाकई में आपके सीटेट एग्जाम में किस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। अब देखिएगा, चाहे वो हिंदी शिक्षण हो, चाहे वो आपका मनोविज्ञान शिक्षण हो, हर तरीके का जो पेडागोजी सेक्शन है वो इस वीडियो में मिलेगा। 26 से 30 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गुजरेंगे, हर सेकंड के लिए आप तैयार रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखिएगा, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। और कह रहा है कि भाई जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा, एक बच्ची है 5 वर्ष की, वो स्वयं से ये कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता बाइगोस्की, अब कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपके किसी भी शिक्षण किसी भी सब्जेक्ट में डाल सकता है, बाइगोस्की, पियाजे, कुछ भी डाल सकता है, घबराना नहीं है। तो किस तरह संबोधित करते हैं, तो दोस्तों ये बताइए, कोई पहेली कर रही है, कोई बच्ची है 5 वर्ष की और वो स्वयं से कर रही है। स्वयं का मतलब खुद से, कोई दूसरा बच्चा नहीं है, खुद से कर रही है कि भाई नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, ये वाला नहीं, वो कह रही ये वाला नहीं, खुद से ही कह रही। पहले उसने पूछा कि भाई नीला टुकड़ा कहाँ है, खुद से ही पूछा, बोला ये वाला नहीं, उसको दिखा भाई ये वाला नहीं है ना, गाढ़े रंग वाला चाहिए जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। तो ये क्या है, ये दोस्तों आपकी व्यक्तिगत वार्ता है। जब खुद से बच्चा कोई बात करे या कोई भी व्यक्ति खुद से बात करता है तो वो क्या कहलाती है, व्यक्तिगत वार्ता। दोस्तों ये बात आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चंस को बदल दिया जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, ठीक है ना, नाम को परिवर्तित कर दिया जाएगा लेकिन आपके नाम को वहां पर इंडिकेट नहीं किया जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहे। नेक्स्ट है कि राज्य की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह है, वैश्विक प्रवृत्तियां हैं, प्रयोजनात्मक उपागम है या प्रगतिशील चिंतन है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में आंसर देखिए, जब भी क्वेश्चन में ऐसा ट्रेंड मिले तो एक कॉन्सेप्ट मेरा हमेशा याद रखिएगा, वहां पर आपको 2 क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पर लैंगिक पूर्वाग्रह की बात की जाएगी। अब लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या है मैं बता देता हूं कि इसमें देखिए, जिस भी विद्यालय की बात हो रही है उसमें एक तो बात पक्की है कि कोई भी शिक्षक या शिक्षिका यहाँ पर जब भी पढ़ा रहे होंगे, यानी किस विद्यालय में, इस वाले विद्यालय में, तो वहां पर मतभेद किया जा रहा है। क्योंकि मतभेद यहाँ पर लड़के और लड़कियों में किया जा रहा है कि अगर जो बॉयज हैं दोस्तों और गर्ल्स हैं, इसमें यही कहा जा रहा है कि भैया बॉयज नहीं गर्ल्स ही ली जाएंगी। किसमें, एकल गायन प्रतियोगिता में। तो कन्फर्म ये बात हो रही है कि भाई देखो कि लड़के और लड़कियां आपस में अलग हैं। मतभेद सामाजिक दृष्टि से जब चीजों को पूरी तरीके से अलग किया जाता है तो वहां पर लैंगिक पूर्वाग्रह आप ऑप्शन मारेंगे। और याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का मिले, अगर सेपरेशन की बात हो, जब लड़के लड़कियों में मतभेद पैदा हो, समाज में पैदा होने वाला ये मतभेद लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा। ऐसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, फिर क्वेश्चन पूरा ही बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको वही वाला आंसर मारना है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? ऑप्शंस आपके सामने 4 हैं। हर तरीके का शिक्षण का एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा समावेश इस वीडियो में है। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो दोस्तों जब भी हम कहते हैं ना बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका एक बीज है ना, जो बीज का मतलब समझते हो ना, जो आपके खेतों में बोया जाने वाला, चाहे वो मक्का का हो चाहे गेहूं का हो, वो किसी भी तरीके का, वो किस तरीके से जमीन से बाहर आता है, किस तरीके से अंकुरित होता है, किस तरीके से पौधा बनता है, फिर उसमें फसलें जो है, फसलों के माध्यम से उसमें जो है एक बड़ा सा एक बृहद रूप में बीज कहीं ना कहीं उपलब्ध होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसको कैसे आप समझाएंगे, उसको क्लास में कैसे समझाएंगे, उसको क्लास के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा बी के साथ। कि अगर कहा जाए कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, भाई एक घर में छोटी सी कोई जगह होगी, 2-4 बीज लिए, गाड़ दिए और उसकी देखभाल करिएगा कि किस तरीके से, कितना दिन, क्या टेम्परेचर, कितना पानी है ना, क्या मौसम है उसके लिए उपयुक्त, तो ये अवलोकन किया जा सकता है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। बहुत दिमाग से चीज़ों को करना है आपको अपने एग्जाम में, तभी चीज़ें शिक्षण के माध्यम से पेडागोजी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में सही होने वाले हैं। कभी भी पेडागोजी कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम में कर रहे हो उसमें निगेटिव सेंस नहीं लेना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? जब कोई भी बच्चा आपने खूब पढ़ाया, भाई देखिए जितने भी बच्चे हमें सुन रहे हैं सुनिएगा, जब भी आप
भी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, और अगर आप जिस समय छोटे बच्चे को 1 साल उनके ऊपर मेहनत करते हो और आपने देखा कि हमारा बच्चा गणित में फेल हो गया या हमारे बच्चे के गणित में नंबर कम आए अपेक्षाकृत जो हमने सोचा था इतने आने चाहिए थे, तो अब उसमें क्या होगा, उस समय क्या होगा कि अगर बच्चा फेल होता है तो उस समय क्या होगा, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है ऐसा कभी नहीं, बच्चे को कभी गलत नहीं बताना है पैडागोजी करते समय। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से यहाँ पर नहीं किया है तो ये भी ऐसा नहीं करना है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी थी तो दोस्तों ये भी नहीं करना है। और याद रखना है इस क्वेश्चन में हमेशा अगर गलत होगी तो व्यवस्था गलत होगी, हमेशा अगर गलत होगा तो वो शिक्षक की शिक्षण पद्धति गलत होगी। और याद रखना दोस्तों कभी भी बच्चा गलत नहीं हो सकता, अगर तुमने बच्चा को ही गलत कर दिया तो आंसर गया गर्त में, ठीक है। तुम खुद गलत हो जाना लेकिन बच्चे को नहीं गलत करना है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके या फिर अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो हो सकता है वो क्या होगा, वो होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। और ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये देखिएगा आपको 150 क्वेश्चन में हर सेक्शन वाइज में 2-2 या 3-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जहां पर आपको पैडागोजी कॉन्सेप्ट में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई होगी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति की बात की गई होगी, तो वहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना पड़ेगा। याद रखना है बच्चे को केंद्र में रहकर ही शिक्षा देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा क्या है, चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा को किस तरीके से कक्षा में लागू किया जाना चाहिए, क्या ऑप्शंस नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल भाषा में बताऊं कि समावेशी शिक्षा जो होती है ना वो होती है दोस्तों क्या, कि अगर एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जा रही है, एक ही विद्यालय में कोई अलगाववाद नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है, तो वही समावेशी शिक्षा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समावेशी शिक्षा हाशिए पर सभी स्थित सभी वर्गों को शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। क्या शिक्षकों को ही सम्मिलित किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती, ये सबसे पॉजिटिव है, हमेशा पेडागोजी में पॉजिटिव मारना है। दाखिले संबंधी कठोर, ये कठोर क्या है, कठोर एक निगेटिव सेंस है और ये निगेटिव था ही पहले से। तथ्यों की शिक्षा, मतारोपण, ये मतारोपण आरोपण की बात कर रहा है तो ये भी क्या है, ये भी दोस्तों हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा जब एक साथ में बच्चे बैठेंगे, हर वर्ग का बच्चा, हर जाति और उसमें मतभेद नहीं होगा, कोई भी वर्ग हो समान होगी उसके लिए एक शिक्षा, एक विद्यालय में एक छत के नीचे, वही समावेशी शिक्षा है। और जब सब एक समान होंगे तो विविधता का उत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 याद रखिएगा, शैक्षार्थिक जो परिदृश्य से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहा है, प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में, देसी भाषा में, कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि जब आप एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे हमारी और आपकी बात कर लें तो हम और आप आपस में कहीं ना कहीं अलग होंगे, चाहे वो शिक्षक बनने के कगार पर आप होंगे तो आपकी जो पढ़ने की शैली होगी उसमें, हमारा आपका दिमाग, हमारे आपकी दिनचर्या में है ना कुछ उतार चढ़ाव होंगे। यही क्या है, यही अलगाव जो है ना हमारा आपका, यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है, भाई क्लास में हर बच्चे अलग अलग मूड के हैं, अलग अलग दिमाग के हैं, तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा आगे ना बढ़ के इसी ऑप्शन को क्लिक कर लेना चाहिए, सबसे बड़ा ऑप्शन आपको देखना है और सबसे सटीक, सबसे पॉजिटिव आंसर। देखिए कठोर अनुशासन गलत हो जाएगा, संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, एक बल जो दिया जाता है वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंस होता है। तो क्वेश्चन करने के 2 तरीके, एक तो काट के आप कर लो और एक तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए तभी आप मार सकते हो, ठीक है ना। विविध अनुभव को शिक्षक जब पढ़ाएगा तो केंद्रीय जो शिक्षा होगी वो चाइल्ड एजुकेशन होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी, ये वाला ऑप्शन हमेशा नहीं भूलना है। विविध अनुभव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी छात्र को अवसर आप उपलब्ध करा रहे हो तो वो वाला ऑप्शन आपको ले लेना है, बहुत सटीक आंसर लगेगा, कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। ये वाली आप जो है हमेशा ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, उनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है जरा बताइएगा। रूही एक बच्ची है, हमेशा समस्या के एकाधिक का मतलब समझते हो कि अगर कोई समस्या है तो उसको वो सॉल्व कर लेती है, लेकिन वो सोचती है कि इस समस्या को कैसे और तरीके से सॉल्व किया जा सके। देखिए हम लोग क्या होता है कि भाई सवाल लग गया, बात खत्म, आंसर आ गया,
लेकिन उसमें से कोई भी बच्चा ऐसा है कि ये सवाल लग तो गया, क्या ये सवाल किसी अन्य दूसरी ट्रिक से भी लग सकता है, क्या ये सवाल किसी दूसरी पद्धति से भी लग सकता है ना। तो वो यहाँ पर क्या है कि कोई भी समस्या के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है तो समझ लो कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वह बच्चा क्रिएटिव माइंड का होगा, और अगर क्रिएटिव माइंड का होगा तो वो सृजनात्मक विचारक कहलाएगा, है ना। तो क्रिएटिव बच्चा, क्रिएटिविटी कैसे आती है, जब बच्चे के अंदर एक ललक होती है कि वो एक ही समस्या को कई तरीके से उलझाने वाली अवस्था को कहीं ना कहीं सॉल्व कर ले, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर ऑप्शन दिखाता हूँ। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके हो सकता है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए पुरस्कार देकर, या केवल वाले हमेशा ऑप्शन गलत होने चाहिए, और दंड देना कभी बच्चों को है नहीं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा आंसर क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा आंसर यही था कि अगर प्रोत्साहन होगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा, अगर अवसर होगा तो ये भी पॉजिटिव में जाएगा। तो ये कभी भी ऑप्शन आपको छोड़ने नहीं है। ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि आप एग्जाम में भले ही परेशान हो जाओ, लेकिन आप जब एग्जाम से लौटोगे तो आप कहोगे कि ये था, है ना। तो ये वहीं पर होना चाहिए, बिल्कुल ऑन स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक शिक्षक है, यदि आप कल को शिक्षक या शिक्षिका बन के जाती हैं तो फिर आप जटिल अवधारणाएं, बच्चे परेशान है, उलझे हुए हैं, तो वो किस तरीके से यहाँ पर सही तरीके से सहज कर सकते हैं, जरा हमें बताइए। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर, एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक जो अवसर होते हैं उनको अगर हम कहें कि भाई उपलब्ध करा दें, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि जब अवसर जैसे वर्णों को यूज किया जाए तो वहां पर सबसे बेस्ट आंसर होगा व्याख्यान देने से कोई भी बच्चा उलझेगा, ज्यादा उलझेगा, है ना। अगर अवसर उपलब्ध कराओगे, परिचर्चा में शामिल करोगे तो ये चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और ये दोस्तों क्या है, यहाँ पर भी अवसर लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव सेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए परिचर्चा लिखा है और यहाँ पर क्या है, प्रतियोगात्मक लिखा है। मतलब दो बच्चों को आपस में लड़ा दिया जाए या पूरी क्लास को आपस में लड़ा दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पर अन्वेषण का मतलब होता है खोज एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, तभी बच्चों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं अलग होंगी। क्वेश्चन नंबर 11, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। अब ये देखिए पेडागोजी कॉन्सेप्ट आया है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इस पूरे स्लाइड को, और कह रहा है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये वाला होगा। उसके सम्मान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके सम्मान का मतलब है यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम लिखा था, बल्कि होना क्या चाहिए था, बिल्कुल सेम जैसा एग्जाम में आया था वैसा ही लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए था, उसके समान, ठीक है ना। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी भी छात्र से कम नहीं है, या अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। अब देखो यहाँ पर जो नहीं होती है निगेटिव सेंस में चला गया, ठीक है, कम नहीं है ये भी निगेटिव सेंस में चला गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, तो मतलब ये कह रहा है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। तो इससे बेस्ट आंसर कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, यह सबसे बेस्ट आंसर माना गया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी बात याद रखिएगा, बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप देखिए ये पेडागोजी कॉन्सेप्ट है, एक दो क्वेश्चन हमने हिंदी के भी पेडागोजी कॉन्सेप्ट में डाले हैं जो आगे मिलेंगे आपको, कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है कि बच्चा किस तरीके से सुनता है, किस तरीके से लिखता है, कि क्या वो कुशल है या नहीं है। तो चलो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए है, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। सुनी गई कहानी, अगर कोई टीचर ने आपको कोई कहानी सुनाई है, आप एक बच्चे हैं या आप एक शिक्षक हैं और आपने अपने बच्चों को सुनाई है कहानी और बच्चों ने अपने शब्दों में लिखा, उनको सुनी गई कहानी को शब्दशाह लिखना। शब्दशाह का मतलब होता है जैसा सुनाया वैसा लिख देना, ठीक है ना, और कविता सुनना और शब्दशाह लिख देना। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है कि अगर कुशलता का आकलन करना है तो अगर बच्चे आपको सुनते हैं और वो अपने शब्दों में लिखते हैं तो इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि भाई देखिए आपको सुना, जो भैया बच्चा जो आपके मुखार बिंदु से सुनेगा तो वो क्या करेगा, वो सुन तो लेगा, उसको लगेगा कि ये वर्ड मुझे लेने हैं, लेकिन वो अपने भाषा शैली में उसको लिखेगा,
है ना, निबंधात्मक। तो ये क्या है, ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। ये सबसे बेस्ट है, क्रिएटिव बच्चे के लिए एक बेहतरीन यहाँ पर निशानी मानी जाएगी। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसके अंतर्गत रखा जाता है, यानी क्या कठिनाई होती, कौन सा विकार है? तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको याद रखना है कि जो डिस्ग्राफिया है ये डिसेबिलिटी है। ये क्या है, एक डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों विकार। क्या होता है, एक विकार होता है। और ये विकार क्या है कि जो ग्राफिया है वो लिखने के संबंधित विकार होगा, और अगर लिखने के संबंधित जो विकार होगा वो 3 के साथ चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास अगर आ जाता कि भाई डिसलेक्सिया क्या होता, डिसलेक्सिया जो होता वो क्या होता बताइए। डिसलेक्सिया जो होता दोस्तों वो हमारा हमेशा क्या हो जाता, पढ़ने संबंधी जो विकार है। अगर रीडिंग डिसेबिलिटी है दोस्तों तो वो हो जाता डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए हिंदी पेडागोजी में कैसे पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। जब नहीं है, निगेटिव में आपको पूछा जाए तो निगेटिव वाला ऑप्शन आपको लगाना है। जब पॉजिटिव में पूछा जाए तब पॉजिटिव वाला ऑप्शन लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, भाषा की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, या बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो दोस्तों याद रखना है कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे कि सर ऑप्शन 4 क्यों नहीं हो सकता। देखिए जब भी ही आ जाए, को ही बताना जोड़ दिया जाए कि भाई देखिए भाषा, जब आप बच्चों के विकार को दूर कर रहे हैं, बच्चों की कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं, भाषा उनकी बढ़िया बना रहे हैं, लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन करेगा, आप करेंगे, आप एक टीचर हैं। तो वहाँ पर क्या है कि क्या आप उनकी त्रुटियों को ही पहचान करेंगे? नहीं, आप त्रुटियों को ही पहचान नहीं करेंगे, फिर तो बच्चा गर्त में चला जाएगा यार। अब इसमें यह लिखा होता कि त्रुटियों को पहचान करें एवं निदान करें। अब निदान तो कर नहीं रहे हो आप, उसमें लिखा कि केवल त्रुटियों को ही पहचान करें। तो ये आकलन का उद्देश्य नहीं है। उसके अच्छे काम को भी देखना है, उसके बुरे काम को ही नहीं देखना है। उसके अच्छे काम को देखेंगे तब बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ने की चेष्टा करेगा। दोस्तों ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। दोस्तों तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। देखिए मुझे नहीं पता सार्थक के बारे में, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वो पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी बच्चे को गलत नहीं करना है। यही तो यार कॉन्सेप्ट है। अगर गलत कर दिया कि बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है, बच्चा पढ़ने में समय ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर गाज गिरने वाली है। ठीक है, बच्चा अटक अटक कर पढ़ रहा है, बच्चे को गलत करना ही नहीं कभी, बच्चा समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ये सबसे बेस्ट आंसर और सबसे बड़ा आंसर आपको लेना है और सबसे पॉजिटिव आंसर आपको लेना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हर राज्य की मेरी बहन, हर राज्य का मेरा भाई चैनल को आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस नहीं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 16 एक हिंदी के कॉन्सेप्ट से आपको और रूबरू कराते हैं। हिंदी भाषा में आकलन, ये शायद क्वेश्चन अभी मैं करा चुका हूँ। बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, ये सब मैंने कराया है अभी। चलिए कोई बात नहीं। 17 नंबर देखिए, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। अब देखिए कोई भी बच्चा है, उत्कृष्ट लेखन का मतलब है कि कहीं ना कहीं चीजों को लिखने की बात कर रहा होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन, इतर का मतलब समझते हो, पाठ्य पुस्तक से इतर, इतर का मतलब होता है कि पाठ्य पुस्तकों के बाहर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, या छुट्टियां कैसे मनाई हैं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी भ्रमण पर जाते हो और आपने अपने आंखों से ये चीज़ों को देखा है, ठीक है ना, और उनको बढ़िया तरीके से अपने शब्दों में लिखा, भाई आंखों से देखा और अपने हाथों से अपने कलम से उन शब्दों को उतारा, वो सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है, वो बेस्ट उत्कृष्ट लेखन के अंतर्गत आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? दोस्तों तो प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। 18 नंबर का दोस्तों आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ,
कहानी सुनाकर सबसे बड़ा आंसर। एक चीज आपने देखी होगी यहाँ पर, एक ट्रिक तो कंफर्म आप लगा सकते हो कि 90% आंसर तो आपके ऐसे सही हो सकते हैं कि आप सबसे बड़ा आंसर और सबसे पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सबसे बेहतरीन एक ट्रिक होती है सीटेट पेडागोजी को करने के लिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19। बाणी कैसी होती है? नीचे आपके 4 ऑप्शन है, बीच में भरना है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, आपको बताना है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर क्या ना वर्क चल रहा है, उसके लिए माफी चाहेंगे दोस्तों, थोड़ी सी आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। बाणी जो होती है वो स्थिर होती है, और बाणी स्थिर होती है। इस बच्चों में इन क्वेश्चंस में बच्चों के बहुत ज्यादा मतभेद होते हैं, और इन क्वेश्चंस में अगर ऐसा क्वेश्चन 19 वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सेम टू सेम ऑप्शन बता रहा हूं, यही आयोग मानता है। लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। बहुभाषी कक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, हर बार एग्जाम में थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज करता है, ध्यान दीजिएगा। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, मैं खैर आपको 3 ही ऑप्शन देता हूं, चलिए बताइएगा, 3 ही ऑप्शन दूंगा मैं, ठीक है ना, जो दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो वो बहुभाषी कक्षा है। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो वो बहुभाषी कक्षा है। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली का सम्मान मिलता है या सम्मान दिया जाता है वो बहुभाषी कक्षा है। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट आंसर है कि अगर बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है क्लासरूम में, क्लास के बाहर, विद्यालय के बाहर, समाज में, तो दोस्तों इससे बेटर क्या हो सकता है? बहुभाषी कक्षा का मतलब होता है, इससे बेस्ट आंसर होएगा नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। संज्ञान के स्तर पर विकसित ... अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। संज्ञान के स्तर पर विकसित, ध्यान दीजिएगा, संज्ञान के स्तर पर क्या, कौन सी क्षमता? भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता या तर्क क्षमता? तो जब भी संज्ञान की बात करें तो अन्य भाषाओं में कौन सी अनुदित होती रहती है? तो ये होती है भाषा क्षमता, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि लैंग्वेज कैपेसिटी की, कि किस तरीके से एक टीचर एक स्टूडेंट के अंदर इस चीज को प्रोवाइड कर सकता है, माइंड में सेट कर सकता है, तभी चीजें संज्ञान के स्तर पर एक टॉप लेवल तक जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 22। भाषा शिक्षण को ... संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब भाषा शिक्षण आए तो आप लगाइएगा बहुभाषी, और बहुभाषी आए तो भाषा शिक्षण लगाइएगा। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है भाई? बहुभाषी क्या है? मैंने अभी ऊपर बताया कि भैया वहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा कि अगर घर की बोली को सम्मान मिलता है या भाषा शिक्षण को बहुभाषी से लगाते हो तो सबसे बेस्ट आंसर, इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। 23 आपके स्क्रीन पर है कि सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ कहा गया है। किसे कहा गया है? कि एक सीखने की ललक नहीं होती है, हम कहते हैं कि भाई कोई भी बच्चा है वो बहुत अच्छी तरीके से सीख सकता है। वो किस तरीके से सीख सकता है? 4 ऑप्शन है, संवेग के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा, शैक्षिक निर्देशन के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कोई बच्चा सीखता है, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो वो अभिप्रेरणा की के बल पर ही चीजों को यहाँ पर प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24, और ये रहा दोस्तों, कह रहा है कि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, शिक्षक की व्यावसायिक उन्नति में इससे सहायता मिलती है, या इससे शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ती है, या शिक्षक में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। तो ये बताओ यार कि हमें क्या यार नहीं लेना है, कौन सा ऑप्शन नहीं लेना है? सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जब भी हम देखते हैं ना, जब भी हम ऐसे ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में बैठता है कि शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ने से क्या मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा? नहीं, शिक्षक के अपने व्यवसाय के प्रति रुझान, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ उन्नति में व्यवसायिक उन्नति की बात नहीं है, बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर एक टीचर का अपना जो मेंटल स्तर है भैया, मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक एकदम जो प्रगति होती है, हम कह सकते हैं कि एक देखिए एक मूड में आता है शिक्षक पढ़ाने के लिए। सुबह सुबह उसका जो है झगड़ा हो गया है किसी से और वो पढ़ाने आता है क्लासरूम में, और किस तरीके से पढ़ाएगा? अगर गुस्से में पढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे उससे बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे और उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और एक समस्या का समाधानकर्ता माना जाता है टीचर, और उस समाधानकर्ता के रूप में सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा ए के साथ, क्योंकि एक शिक्षक ही कहीं ना कहीं बच्चों को एक बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे?
अपनी मातृभाषा का मतलब होता है मदर टंग की बात कर रहा है दोस्तों, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे या फिर उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। तो यहां पर देखें, अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट आंसर होगा कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर समझेंगे ही नहीं तो फिर फायदा ही क्या है। अब देखिए यहां पर जितने भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। पीडीएफ को सर्च करने के लिए सर्च कीजिएगा GURUJI एक स्पेस WORLD, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ग्रीन लोगो मिलेगा और आप जुड़ जाइएगा। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल। दोस्तों अगर मैं बात करूं 26 नंबर का, तो यहां पर कौन सा जब नहीं है तो नेगेटिव के लिए नॉट वाला आंसर, नेगेटिव के लिए नेगेटिव वाला आंसर देखिएगा कौन सा है। तो हम कहेंगे कि भाई रटना और याद करना क्या होते हैं, ये सभी नेगेटिव में जाते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इस वीडियो में हमने 26 क्वेश्चन ही कराए हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पर साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए माफी चाहूंगा। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी के लिए